हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सबको क्लास 10 साइंस के लेसन 2 अम्ल क्षार एवं लवण का बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं जो आपकी यूपी बोर्ड में आता है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, से जो कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान कितना होगा। तो इस पे जैसा कि दिया गया है कि 1, 4, 5, 10, तो इसका आंसर है करेक्ट 10। इसका कितना होगा पीएच मान, लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान 10 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें दिया गया कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। देखिए कि जैसे कि कोई विलयन है जो अंडे के पीसे हुए कवच, मतलब जो अंडे के ऊपर का खोखलाई होता है उससे अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। उससे चूने के पानी के मतलब चूने के पानी से उसे पीसेंगे तो चूने के पानी की तरह हो जाता है। तो इस विलयन को मतलब इस विलयन में क्या होगा जिससे वो दूधिया हो जाता है। तो इसमें जो होगा वो है HCl। क्या होगा HCl। ये देखिए इसका आंसर है HCl। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया है कि NaOH 10 ml विलयन, HCl 8 ml विलयन, कितना 8 ml से पूर्णतः उदासीन होता है। क्या होता है उदासीन। यह यदि हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कहते हैं कि उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। पूछा जा रहा है कि तब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 10 ml विलयन है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 8 ml है, वो उदासीन हो जाता है पूर्णतः, वो विलयन होता है मतलब उदासीन होता है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी विलयन 20 ml ले तो HCl मतलब क्या होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी। देखिए कितनी होगी, 4 ml ए में, बी में 8 ml, सी में 12 ml, डी में 16 ml। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 ml। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10 ml। ठीक है, 10 ml का कितना हो रहा है 8 ml। तो ऐसे ही अगर हम 20 का करेंगे तो 20 तो कितना हो जाएगा, 8 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा। 16 ना, इसे हमारा हो जाएगा 16 ml। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 ml। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया कि उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। मतलब उपज जो है उसका उपचार करने के लिए हमें किस औषधि का उपयोग होता है। इसमें पहला है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, दूसरा है एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, सी है एंटासिड प्रति अम्ल, डी है एंटीसेप्टिक सड़न रोधी। ठीक है, तो इसमें से हमें कौन सा होगा, तो इसमें हमें सी, क्या होगा सी, एंटासिड प्रति अम्ल उपज के उपचार के लिए। देखिए एंटासिडिक प्रति अम्ल। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। इसमें शब्द समीकरण संतुलित समीकरण दोनों लिखना है। तो पहला दिया गया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए हमें रासायनिक सूत्र समीकरण लिखना है। तो इसके लिए ये होगा, देखिए Zn सॉल्यूशन प्लस H2SO4 एक्वायर्ड, ठीक, फिर बराबर ZnSO4 एक्वायर्ड प्लस H2O गैस। ठीक है, अब बी देखेंगे। बी में है, आप इसे अपने कॉपी एक नोट कॉपी बनाइएगा, उस पर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बी में देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। जो तनु हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल है वो मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण होगा Mg सॉल्यूशन प्लस 2HCl एक्वायर्ड बराबर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O गैस। अब सी में देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ये देखिए C2Al सॉल्यूशन प्लस 3H2SO4 एक्वायर्ड बराबर Al2SO4 थ्राइस एक्वायर्ड से एक्वायर्ड करते हैं प्लस H2 गैस। अब चौथा देखते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका होगा DFE सॉल्यूशन प्लस 2HCl एक्वायर्ड बराबर FeCl2 एक्वायर्ड प्लस H2 गैस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। इसमें देखिए कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। ये क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित की। तो इसे दिखने के लिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए इसका आंसर दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि विलयन लीजिए। ठीक है, आप ग्लूकोज, अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 10 ml के बीकर में रख दिए। ठीक है, इसलिए एक आपको कार्क लेना होगा। उससे तब कार मतलब ये जो होते हैं पटरी, इस पर आपको 2 कील लगानी होगी। ठीक, कार्क को 10 ml के बीकर में रखिए। 10 ml के बीकर में, ये 10 ml का एक बीकर लीजिए, उसमें आपको रखना है। ठीक है, अब किलो 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जुड़े। ठीक है, तो एक 6 वोल्ट का बैटरी लेना होगा। उसके दोनों टर्मिनल जो प्लस और माइनस होता है, इसके दोनों टर्मिनल में आपको स्विच के माध्यम से 2 वायर लगाना होगा। ठीक है, अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। आपको बीकर में जो थोड़ा तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो डालकर विद्युत को प्रवाहित करना है। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। जो आप ये करें इस अभिक्रिया को आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी कीजिए। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अल्कोहल, ग्लूकोज इन सब यौगिकों में भी हाइड्रोजन जो है होता है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है क्योंकि इसमें H धनायन नहीं बनता। ठीक है, इन सब में H धनायन नहीं बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो इसके लिए हम आंसर देखते हैं इसका। इसमें कि आश्रित जल शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित जल वो शुद्ध होते हैं, इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जो जल हम पीते हैं उसे आश्रित जल कहते हैं, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, जो है वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है और आश्रित जल जो शुद्ध होता है इसलिए उसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है। ठीक है, इसमें वर्षा के जल में अम्ल थोड़ी मात्रा में विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, क्या वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साथ मिलकर वो अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण इसमें
H धनायन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। ठीक है, इसलिए वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। ठीक है, जब जल नहीं होने पर अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसके आंसर है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि उपस्थिति में ही धनायन अम्ल से अलग हो जाता है। ठीक है, H धनायन जो है जब जल नहीं रहता है तो H धनायन वो अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया कि 5 विलयन A B C D और E सब सार्वत्रिक सूत्र की से जांच की जाती है तो pH के मान क्रम से 14, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन है। ठीक है, उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय या दुर्बल क्षारीय। हमें इसे ज्ञात करना होगा तो इसके लिए हम चलते हैं। इसके आंसर देखिए, pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए विलयन जो कि विलयन था A B, 5 विलयन है C D E, ये पांचों हमारे विलयन थे। अब pH मान जो कि A का 4, B का 1, C का 11, D का 7 और E का जो है 9 है। और सार्वत्रिक सूचक से जांच करने पर A जो है वो दुर्बल अम्लीय अम्ल है, B प्रबल अम्लीय है और C प्रबल क्षारीय है और D उदासीन और E दुर्बल क्षारीय अम्ल है। H धनायन की सांद्रता जैसे बढ़ती है pH की मान उसी प्रकार घटता है। ठीक है, जो सांद्रता H धनायन होती है वो जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे pH का मान जो है घटता है, इसलिए C इज ग्रेटर देन E इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन P। ठीक है, ये पहले C मतलब अब ये धनायन बढ़ेगा तो pH मान घटता जाएगा, तो पहले C रहेगा, उससे फिर E, फिर उसके बाद D है, D का देखिए 7, फिर उसके बाद A है 4, फिर सबसे लास्ट में B 1, इसका सबसे कम है pH मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि परख नली A एवं B में समान लंबाई मैग्नीशियम की पट्टी है। परख नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, और परख नली B में एसिटिक अम्ल HCH3COOH डालिए। तब आपको दो पट्टी मतलब दो परख नली लेना होगा, उसमें एक A वाले में उस पर A लिख देंगे, उसमें लिखेंगे A हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे और दूसरे में एसिटिक अम्ल डालेंगे। ठीक, अब बताइए कि किस परख नली में तेजी से बुदबुदाहट निकलेगा और क्यों निकलेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, परख नली A में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसमें से तेजी से बुदबुदाहट निकलेगी क्योंकि वो अम्ल से अधिक प्रबल मतलब है या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें दिया गया है कि ताजे दूध के pH मान 6 होता है। ठीक, और दही बनाने पर pH मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो इसके लिए हम इसे देखते हैं। ये देखिए, ताजे दूध के pH मान 6 होता है। दही बनाने के लिए लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, दही बनाने के लिए लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए दही के pH मान 6 से कम हो जाता है। क्या, जब दही बनाएंगे तो उसका pH मान कम हो जाता है। दही बनने के लिए हमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक ग्वाला ताजे दूध से थोड़ा बेकिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, जो है दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, तो ताज़ा दूध के pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। और B है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो इसे देखते हैं, ए वाला
ताजे दूध के pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देते हैं क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है, ये देखिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? अम्लीय। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे। क्या बना रहे? लंबे समय तक वो क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक बना रहे। और बी की इस मतलब दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, तो इसे भी देखते हैं। देखिए, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस क्रिया में लैक्टिक अम्ल ताजे दूध, ये देखिए, ताजे दूध में मिलाकर क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारा दही बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 में प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है। क्या बनाती है? जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब जमता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका जमने का गुण जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर या उदासीन बना देते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को जो प्रभाव को खत्म कर देते हैं या उदासीन बना देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। ठीक है, इसके हमें प्रमुख उपयोग बताना होगा। ये देखिए, धोने के सोडे का उपयोग, तो चलिए इसे हम देखते हैं। इसका उपयोग है कि पहला, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उपयोग में होता है। क्या? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज बनाने में उद्योग में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट घर को साफ सफाई करने में भी होता है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड में आ सकता है। आगे देखते हैं, ये देखिए, इसमें दिया गया कि और चौथा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो खारा जल होता है उसको कठोरता जो होती है उसे हटाने के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। अब बेकिंग सोडा के उपयोग देखते हैं हम। इसमें दिया गया बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं सख्ता बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, इसे इडली और भी चीज़ होते हैं बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जिससे वो स्पंजी सोफ्ते जैसा हो जाता है, मुलायम। दूसरा, बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पेट में अम्ल की मात्रा जो है वो अधिकता को कम कर देता है। ठीक है, और जिससे हमारे पेट को राहत भी पहुंचाता है, इसलिए भी हम इसे डालते हैं खाने में। कभी कभी हम इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, खाना जल्दी से पक जाए इसके लिए भी हम इसका उपयोग
बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। चौथा है कि इसका उपयोग मतलब सोडे का उपयोग अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र जैसा कि आप जानते हैं जो आग बुझाने में उपयोगी होता है, जो अस्पताल में हर जगह पर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।